न्याय। और जैसे ही हम इस टर्म के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में कोर्ट कचहरी वाली इमेज आती है, लेकिन प्रियम्बल में जिस जस्टिस की बात की गई वो हमारे इमेजिनेशन से थोड़ा सा अलग है। प्रियम्बल बात करता है जस्टिस के 3 डायमेंशंस की। पहला पॉलिटिकल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा सोशल जस्टिस। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 326 यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल है। कोई आदमी गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो, सबके वोट की वैल्यू सेम है। माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। और ये सब मिल के इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। बट सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस से काम नहीं चलता, या सिर्फ इकोनॉमिक या सोशल जस्टिस से काम नहीं चलता। मान लो किसी आदमी को आपने 1 पर्सन 1 वोट दिया हुआ है, लेकिन वो भूखा है, गरीब है, तो 1 पर्सन 1 वोट के बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाते। ट्रू सेंस में जस्टिस इंश्योर करने के लिए पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस भी इंश्योर करना पड़ेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डीपीएसपीज हैं जो इंश्योर करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, राइट टू वर्क, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे डीपीएसपीज हैं जो कि बात करते हैं वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने की, जो कि एंश्योर करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। और सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सोशल जस्टिस का पार्ट है। और सोशल जस्टिस एंश्योर करने के लिए हमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वो भी एंश्योर करना पड़ेगा, तब जाके ट्रू सेंस में जस्टिस दे पाएंगे हम लोगों को। अच्छा, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है जस्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जस्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सोसाइटी में बेनिफिट्स और बर्डन्स को किस तरह से शेयर किया जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का पार्ट है। जॉब्स में प्रमोशंस, पॉलिटिकल लेवल पे सीट्स में रिजर्वेशन, फ्री एजुकेशन, गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का पार्ट है। ये सारे अफर्मेटिव एक्शंस हैं जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको बराबर लाने के लिए। और ये जो आइडिया है जस्टिस का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, ये अपन ने लिया रशियन रिवॉल्यूशन से। इनकी बात पहली बार हुई रशियन रिवॉल्यूशन में, और वहां से अपन ने ये आइडिया अपने प्रियम्बल में लिया। एक बार फटाफट से लैंग्वेज देखते हैं और फिर आगे चलेंगे। देखो, जस्टिस, द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल embraces 3 distinct forms: social, economic and political, secured through various provisions of fundamental rights and directive principles. Social justice क्या होता है? Social justice denotes equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on. जब सोसाइटी में हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, तो सोशल जस्टिस मिलता है। इट मींस एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। एंड इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, OBC एंड विमेन, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए जब हम कॉन्स्टेंटली काम करते हैं तो सोशल जस्टिस मिलता है। आगे इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स
द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे लोगों के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, ये जब तक रहेगा तब तक ट्रू सेंस में इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल रहा है। हमें कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए इस गैप को ब्रिज करने के लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जैसे अपन ने बात की। आगे पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, सबके लिए पब्लिक पॉलिटिकल ऑफिसेज खुले हों, सबकी बराबर आवाज़ हो गवर्नमेंट में, तब पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर किया जाता है। और ये जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिए गए? रशियन रिवॉल्यूशन से। ये बात हुई जस्टिस की। अगला टर्म है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। एक तो किसी भी सोसाइटी के सिविलाइज्ड और ट्रू सेंस में डेवलप होने के लिए लिबर्टी बेहद इंपॉर्टेंट है। रोक टोक ना हो, फ्रीडम हो लोगों को अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, बिलीफ्स को एक्सप्रेस करने का, अपनी लाइफ को जैसे वो जीना चाहते हैं वैसे जीने का, जिस धर्म को, जिस भगवान को मानना चाहते हैं उसको मानने का। लेकिन मजे की बात यह है, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं होती, क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। आप ऐसे रोड पे घूम के पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपका मन कह रहा है। तो लिबर्टी के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज क्वालिफाइड। लैंग्वेज देखो, द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। कोई रोक टोक नहीं और सबको अपॉर्चुनिटीज हो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू लिबर्टी इंश्योर की जाती है, और अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली। आगे देखो, लिबर्टी एज इलेबोरेटेड इन द प्रियम्बल इज वेरी असेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लिबर्टी। आगे देखो, हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स and has to be enjoyed within the limitations mentioned in the constitution itself। ऐसा नहीं है कि जो चाहो वो कर सकते हो, कुछ लिमिटेशंस है। फंडामेंटल राइट्स जब अपन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अपन कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कैसी कैसी रेस्ट्रिक्शंस है। इन ब्रीफ, द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन, बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। और ये जो आइडियल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने कहां से लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इनकी बातचीत सबसे पहली बार हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और आइडियाज अच्छे थे तो अपन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अपने प्रियम्बल में ऐड किए। अगला टर्म है इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी का बेसिक मतलब है कि किसी एक समुदाय को कोई स्पेशल प्रिविलेज ना हो, किसी ग्रुप के साथ में कोई भेदभाव ना किया जाए, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाए, सबको समान अपॉर्चुनिटीज हो, लॉ सबके लिए समान हो, उसे बोलते हैं इक्वालिटी। और इक्वालिटी तीन तरीके की है, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। एक एक करके देखेंगे। देखो, द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अपन ने बात की कि किसी भी समुदाय को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। And the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination, बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। The preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity.
दीज प्रोविजंस एम्ब्रेसेस 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी. कौन कौन सी? सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. सिविक इक्वालिटी क्या है? देखो, सिविक इक्वालिटी कैसे इंश्योर की जाती है? फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के सामने सब बराबर है. दूसरा आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है, आज भी रियलिटी है, उससे रिलेटेड अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन के लिए फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17. आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, पुराने राजा महाराजा टाइटल्स नहीं लगा सकते, सब बराबर है, सब समान है. सिविक इक्वालिटी. कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या है? देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए आर्टिकल 325 इलेक्टोरल रोल जो तैयार होता है, जो लिस्ट जब तैयार होती है इलेक्शंस के लिए, तो किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेस पे इन एलिजिबल नहीं ठहराया जा सकता. आर्टिकल 325 नो पर्सन is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on the grounds of religion, race, caste और sex. आर्टिकल 326 अपन ने बात की है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, 18+ सबको वोटिंग राइट. सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और तीसरा है इकोनॉमिक इक्वालिटी. बहुत सारे DPSPs की अपन ने बात की है, पॉवर्टी का इरेडिकेशन, मैन एंड वुमेन को इक्वल पे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट टू वर्क वगैरह वगैरह. ये सब क्या इंश्योर करते हैं? इकोनॉमिक इक्वालिटी. वही बात कही गई, द DPSPs आर्टिकल 39 सिक्योर्स टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अगला है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड. इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री जहां पे इतने सारे धर्म हैं, समुदाय हैं, जातियां हैं, बोली भाषाएं हैं, इतने डिफरेंट कल्चर के, रेस के लोग रहते हैं, वहां पे फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की बेहद इंपॉर्टेंस है और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी, टू प्रमोट ब्रदरहुड. और हम भाईचारे की बात सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज के विद इन ही नहीं करते, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना भी हमारी ड्यूटी है. तो वर्ल्ड लेवल पे भाईचारे की बात करते हैं हम. और ऐसे डाइवर्स कंट्री में जब सेंस ऑफ ब्रदरहुड आएगा तो 2 चीजें अश्योर की जा सकती हैं. एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये जो धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अगर सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी होगा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड होगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, खत्म होगा. और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. डाइवर्स और इतने बड़े कंट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि ब्रदरहुड बना रहे. लैंग्वेज देखो, फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय अ सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. आप किसी भी स्टेट में क्यों नहीं रहते हो, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप. Also, the fundamental duties, Article 51A, say that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities. Fundamental duty है हमारी to promote harmony and spirit of common brotherhood. The preamble declares that fraternity has to assure 2 things. 2 चीजें अश्योर करती है फ्रेटर्निटी. क्या? पहला डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. और ये पता है अपने को कि ये जो टर्म है इंटीग्रिटी, ये ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. KM मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर हुआ करते थे. इन्होंने कहा द फ्रेज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली एंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट and maintain a democratic setup,
बट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। कि सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट की बात नहीं की गई है, एक इंसान की डिग्निटी को, उसकी इज्जत को बचाना और बनाए रखना वो भी जिम्मेदारी है हमारी। आगे देखो, दिस इज हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच एंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। फंडामेंटल राइट्स है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, एक तरह से एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। डीपीएसपीज है, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन वगैरह वगैरह, ये सब क्या इंश्योर करते हैं? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फंडामेंटल ड्यूटी, फर्दर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A also protect the dignity of the women. कैसे? By stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women, and also makes it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. और ये जो फ्रेज है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल दोनों डायमेंशंस की बात करता है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आजकल बड़ी बहस चल रही है इस पे। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स टू मेक इट क्लियर दैट द स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। स्टेट्स को कोई राइट नहीं है यूनियन से अलग होने का, इंप्लाइंग द इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पढ़ेंगे। It aims at overcoming hindrances to national integration like communalism, regionalism, casteism, linguism, sectionism and so on। जो भी ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उन सबको हमें रिड्यूस करना है, खत्म करना है। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, और डे 1 से अपन ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी को जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है तो प्रीएम्बल को पढ़ लो। किसी को अगर जानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कैसा देश बनाना चाहते थे तो प्रीएम्बल को पढ़ लो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी है प्रीएम्बल, और वही सब कहा गया। लैंग्वेज देखो, द प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dream and aspirations of the founding fathers of the Constitution. Constitution makers, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो विजन था इस देश को लेकर, उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारा प्रीएम्बल। कुछ लोगों की बात की गई है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने प्रीएम्बल के लिए कहा, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन expresses what we had thought or dreamt so long। हमने जैसा देश बनाने का सपना देखा था वो रिफ्लेक्ट करता है प्रीएम्बल। के एम मुंशी कहते हैं प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुरदास भार्गव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और इन्होंने कहा द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे प्रेशियस पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और पंडित ठाकुरदास भार्गव तो यहां तक कह देते हैं कि इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत तारीफ की। इसके अलावा सर अर्नेस्ट बर्कर इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और इनको प्रीएम्बल इतना पसंद आया कि इन्होंने एक किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, और इसके ओपनिंग टेक्स्ट में इन्होंने हमारे प्रीएम्बल को हूबहू कॉपी करके रखा। एम हिदायतुल्लाह फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इकलौते ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि जिन्होंने की एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह से काम किया, और इन्होंने कहा प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन। रिजेंबल करता है लेकिन मीनिंग अगर देखा जाए, भाव अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter।
ये हुआ प्रीएम्बल के की टर्म्स के बारे में। इसके आगे वाला अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।